क्लास के अंदर देखो मैं पढ़ने वाला बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट, केमिस्ट्री वाला और फिजिक्स वाला, वो जो रहेगा वो जनरल साइंस का है ना, कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं तो उनके डीएस सीडीएस के अंदर जनरल साइंस वाला पोर्शन आता है, वो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो अपन लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल साइंस। आपका मीडियम इंग्लिश है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जनरल वाला साइंस जो है ना हमारे पास यहाँ पर आएगा, इसमें तो जनरल साइंस के अंदर देखो हमारे पास फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और बायोलॉजी आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट होंगे जो हमको पढ़ने हैं, एक तो है हमारे पास फिजिक्स, एक अपने पास सब्जेक्ट आएगा केमिस्ट्री वाला, और एक अपने पास यहाँ हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। यहाँ से बेसिक बेसिक सवाल आएंगे आपके, है ना, लेकिन फंडामेंटल सवाल आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे कि भाई सीधा कोई कोई सवाल तो सीधा भी आएगा, लेकिन कोई कोई सवाल न्यूमेरिकल पोर्शन बन के आएगा या कंसेप्ट उसमें से पूछेंगे, तो इस तरह के सवाल बनेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखो, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। अब हम सबसे पहले किसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी के अंदर जो जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, सेल है या बाकी के जो डिजीज हैं, वो उनको हम लोग यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, है ना, उसके बाद में हम चीज़ों को देखेंगे। तो आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक जो सब्जेक्ट का रहेगा वो कौन सा रहेगा, बायोलॉजी। हम जो शुरुआत करेंगे हमारे सब्जेक्ट की कहाँ से करेंगे, बायोलॉजी से। अब बायोलॉजी के अंदर देखा जाएगा तो बायोलॉजी जो शब्द है ना, वो हमारे पास जो वर्ड है वो बना है, बायोलॉजी हमारे पास है वो एक तरह का क्या है, इट ग्रीक वर्ड। ये क्या है, अपने पास एक ग्रीक वर्ड है, और इसका जो मीनिंग होता है ना, हमारे पास दो शब्दों से ये वर्ड्स होते हैं, उनसे मिलकर के बना है। बायो प्लस क्या होता है, लोगोस। बायो प्लस क्या होता है, लोगोस। द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का मीनिंग है द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग्स के बारे में टोटली हम स्टडी करते हैं, तो वो क्या होता है, बायोलॉजी। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which can study about only for living organism, that is called क्या कहलाता है, बायोलॉजी। अब इस बायोलॉजी के अंदर जब बात की है, तो बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मीनिंग होगा लिविंग, और लोगोस का मीनिंग होगा अपने पास क्या होगा, स्टडी। क्या होगा, स्टडी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। ये सिंपल सी एक चीज होती है जो हमको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। अब एक बात और हमें समझनी है यहाँ पर, कि जो बायोलॉजी है उसको हमने जो पूरा जो पोर्शन सब्जेक्ट है ना, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तीन। एक हमारे पास जूलॉजी वाला सेगमेंट होता है, एक बॉटनी वाला होता है, और एक क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी वाला होगा। तो बायोलॉजी को हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको डिवाइड कर रखा है थ्री टाइप्स में। इसकी जो ब्रांचेज हैं उनको हम लोग देखेंगे, तो टोटल कितनी ब्रांचेज हैं यहाँ पर, तीन। इसकी थ्री ब्रांचेज होती हैं, और थ्री ब्रांचों को हम लोग देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले इट इज डिवाइडेड इन थ्री ब्रांच। फर्स्ट वन इज दैट जूलॉजी, another one is that, second one is that botany, and third one is that microbiology, माइक्रोबायोलॉजी। इसका नाम होगा अपने पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो, जूलॉजी की बात करेंगे टू स्टडी अबाउट द एनिमल्स। बॉटनी में हम देखते हैं तो टू स्टडी अबाउट द प्लांट्स, ओनली प्लांट्स। एंड टू स्टडी अबाउट द स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक एज बैक्टीरिया एंड वायरस, प्रोटोजुआ, इनके बारे में टोटली जो हमारा स्टडी है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। अब
एक जो हमारे पास बायोलॉजी है इसके बारे में फर्स्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन दिया था, आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा सभी ने, उसका नाम है एरिस्टोटल। क्या नाम है उसका? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने इस चीज को हमारे पास सबसे पहले इनके बारे में पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उनको लेकर के हमें स्टडी कराया, उनके बारे में सारी चीजें हमें बताई, क्या क्या फिनोमेज हमारे पास फिनोमिनाज होते हैं। तो इसके अगर फादर की बात करेंगे हम, यहाँ पर इसके फादर की बात की जाएगी तो जूलॉजी का जो फादर है वो हमारे पास होता है एरिस्टोटल। क्या होता है? एरिस्टोटल। इस साइंटिस्ट का नाम क्या है? एरिस्टोटल करके इसको हम बोलते हैं। एक जो साइंटिस्ट है हमारे पास बॉटनी के हैं, और बॉटनी के फादर किसको बोला जाता है? बॉटनी के फादर की अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वो होगा थियो थियोफ्रैक्टस। इसका जो नाम है वो क्या होगा? थियोफ्रैक्टस करके होगा, जो इसके बारे में हमें टोटली डिटेल बताई थी। और माइक्रो जो बायोलॉजी है इसके बारे में अगर हमसे देखा जाएगा तो इसके जो फादर है, देखो अगर हमने किसी के बारे में ये कहा है कि भाई ये इसका फादर है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि इसको इसने बनाया है, इस सब्जेक्ट को प्रॉपर इसने पूरा हमें डिटेल से बताया है। तो एरिस्टोटल की यहाँ पर यहाँ माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाएगी तो ये होगा एंटोनी। इसका फादर कौन है? एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी की है वो किसने करी है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। जितने भी हमारे पास स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के बारे में जो स्टडी है वो कहाँ होती है? माइक्रोबायोलॉजी में होती है। बॉटनी के अंदर इट इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच कैन स्टडी अबाउट ओनली फॉर प्लांट। ठीक है, उसे हम बॉटनी कहेंगे। तो उसके बारे में डिटेल से हमें किसने बताया है? थियोफ्रैक्टस ने। और एक जो जूलॉजी है ओनली फॉर स्टडी अबाउट द एनिमल, एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे तो वो कौन होंगे हमारे पास? एरिस्टोटल। अब एक बात और, जो हमारा बायोलॉजी वर्ड है वो फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। फर्स्ट टाइम यूजिंग द बायोलॉजी वर्ड बाय द लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, एंड द फादर ऑफ बायोलॉजी दैट इज कॉल्ड एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल। ये मैंने ना स्टार्टिंग डेटा लिखवा है आपको, जो साइंटिस्ट के नाम वगैरह होते हैं तो उनको थोड़ा सा हमें पढ़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से सवाल आने के चांसेस, कई बार छोटा मोटा सवाल हमसे आ जाता है। तो बायोलॉजी वर्ड फर्स्ट टाइम यूजिंग बाय लेमार्क फर्स्ट टाइम यूजिंग बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। एक तो इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना, दूसरा है फादर ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से हम जानते हैं एरिस्टोटल को। यहां नाम लिखेंगे तो उसमें जो हमारा जो साइंटिस्ट आने वाला है वो होगा एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल इसमें नाम आएगा इसका, तो ये होगा एरिस्टोटल। ARISTOTL। और एक होती है जैसे आज की जो बायोलॉजी है, मॉडर्न जिस बायोलॉजी को बोलते हैं, तो मॉडर्न बायोलॉजी में कितना चेंजेस आ गया है? बहुत चेंजेस आ गया है। मॉडर्न बायोलॉजी का मतलब क्या समझते हो? जैसे एक बायोटेक आ गया है हमारे पास, इसके अंदर जितने भी RDNA टेक्नोलॉजीज वगैरह वो आ गई हैं सारी की सारी, जीन ट्रांसफर मेथड आ गए, टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया है, तो इस तरह के जो मेथड्स होते हैं ना वो इसके अंदर आएंगे। तो फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, तो इसका जो साइंटिस्ट है हमारे पास उसका नाम आपने सुना होगा शायद, जिन्होंने कई सारे हमारे प्रिंसिपल्स दिए, उसका नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है इसका? चार्ल्स डार्विन। जिस साइंटिस्ट ने हमको कई तरह की यहाँ पर स्टेटमेंट अपने दिए बायोलॉजी के अंदर। तो एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि बायोलॉजी के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब देखो हमारा जो सब सिलेबस होगा ना, वो सबसे पहले जब बायोलॉजी को हमें पढ़ना होता है तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल के बारे में, है ना। तो एक बार ये डेटा आप लिखो, ये वाला लिख लो। नमस्ते भाई, नमस्ते।
हो गया, ये और लिख लो। अभी फर्स्ट डे है आज क्लास का, है ना। जनरल साइंस वाले सेगमेंट के अंदर जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है ना, उसमें से बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में से बायोलॉजी स्टार्ट किया अपन ने। अब देखो, ये एक हमारे साइंटिस्टों की हो गई कहानी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है सेल। किसके बारे में? सेल के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो सेल। सेल को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी क्लासों से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? सेल होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन होती है? सेल होती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सेल जो है, हम लोग एक, हमारे पास सेल का मतलब क्या होता है? सेल एक हमारे पास एक वर्ड है, इट इज, इट इज फॉर्मेशन। ठीक है, इट इट वाज फॉर्मेशन। एक तो ये ना यार, ये बहुत, इट वाज फॉर्मेशन बाय, फ्रॉम लेटिन वर्ड सेलुला। एक वर्ड है जिसका नाम है सेलुला। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, इस सेल का जो निर्माण हुआ है, वो कौन सा? एक लेटिन वर्ड है जिसका नाम क्या है? सेलुला। सेलुला की बात करेंगे हम लोग, तो सेलुला का जो मीनिंग होता है, इसका आप मीनिंग देखोगे, सेल का एक्चुअल में, सेल बना है सेलुला से। इसका जो मीनिंग होता है, सेलुला का मतलब होता है एक क्लोज रूम। इसका मीनिंग क्या होता है? एक क्लोज्ड रूम। मतलब एक जो बंद कमरा होता है, उसकी जो कंपैरिजन है वो किससे किया गया है? सेल से। जैसे अपन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग, तो इसको क्या कहा गया है? एक क्लोज रूम कहा गया है। और इसको क्या एक नाम दिया गया है? सेल। इस सेल में जितने भी ऑर्गन्स होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? सेल ऑर्गन। जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, वो सारे के सारे इस सेल के अंदर होंगे। तो उसको एक हमने नाम दिया है, दैट इज सेलुला। और इस सेलुला का मीनिंग क्या होता है? एक क्लोज रूम होता है। अब ये छोटे छोटे जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ द सेल, वो किसके द्वारा की गई है? आइडिया है थोड़ा बहुत? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है एक तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की है न्यूक्लियस की, ठीक है, लेकिन सेल की जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। या में इसका जो स्टैटिक पार्ट है ना, जो हमसे साइंटिस्टों को लेकर के बात की जाती है, तो वो हम लोग यहां पर कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी को। डिस्कवरी की गई है सेल की, वो किसके द्वारा की गई है? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा यहां पर इसकी डिस्कवरी की गई है। और इन्होंने जो डिस्कवर किया था ना, वो कौन सी सेल थी? जिसका नाम था डेड सेल। वो सेल कैसी थी? डेड सेल। अब सवाल ये बनता है कि ये डेड सेल क्यों थी? क्योंकि ये सेल जो डिस्कवर की गई थी, वो कॉर्क में की गई थी, बार्क के अंदर। जो प्लांट की छाल होती है ना बाहर वाली, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बार्क। बार्क के अंदर जो कॉर्क सेल होती है, उसको डिस्कवर किया गया था। उसके, वो एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन मतलब नहीं होती है। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग समझ में आता है आपको? मेटाबॉलिज्म का जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो ऐड होके हमारे पास एक बड़ा पार्टिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जो हमारा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो छोटे छोटे मतलब मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? चेंज होता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन हमारे बॉडी में या प्लांट में होती रहती है। तो इसके द्वारा जो चीजें डिस्कवर की गई हैं, वो हमारे पास उस सेल का नाम क्या गया है हमने? डेड सेल। बट ये जो हमारे पास है, इन ये जो इंसिडेंट हुआ है, वो कब हुआ है? इन 1665। कब हुआ है? 1665। ठीक है, 1665। दूसरे सेल की अगर आफ्टर हम लोग बात करें 9 ईयर, ये जो दूसरा हमने यहां पर सेल जो डिस्कवर किया है आफ्टर 9 ईयर, 9 ईयर का मतलब हो गया जो हमारे पास लिविंग सेल है। यहां बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। और डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की बात की जाएगी, तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया है? बाई एंटोनी, बाई एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक। बाई किसके द्वारा किया गया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन हमारे पास 1674।
ये देखो, ये जो हमारे पास जो बात है वो कब की है, 1665 की, और ये जो डिस्कवर हुआ है कब हुआ है, 1674 में। लेकिन इसने जो डिस्कवरी की थी वो किसकी की थी, डेड सेल की, क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस हो रही थी वो क्या थी, एब्सेंट थी यहाँ पर। और इसकी जो मैंने आपको डिस्कवरी बताई थी तो वो किसमें की थी, कॉर्क सेल के फॉर्मेट में। बट इसने जो है ना लिविंग सेल, इसमें क्या मेटाबॉलिज्म एब्सेंट नहीं होगा, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जो लिविंग सेल की यहाँ पर डिस्कवरी की गई है इसने, वो किसमें करी है, इन हमारे पास इन, ठीक है, इन वैक्ट हमारे पास इन पॉन्ड वाटर, जो हमारे पास तालाब का जल होता है उसके लिए हमारे पर डिस्कवर किया गया था। और अगर इसका जो देखा गया था, फर्स्ट जो हमारी लिविंग सेल डिस्कवरी की गई थी उसका नाम क्या था, वो बैक्टीरिया, क्या नाम था, बैक्टीरिया। इसलिए मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी किसको कहा जाता है, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को। क्यों कहते हैं, उसका कारण ये कि इन्होंने जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसकी भी डिस्कवरी की है। सारे जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनकी जो स्टडी है वो हम लोग इसके अंदर ही करते। तो एक तो बात हमें ये याद रखनी है, ठीक है, यहां से, ठीक है, इसको एक क्लोज रूम। तो एंटोनी वॉन लिविनहॉक साहब ने ये हमें बताया, पॉन्ड वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया है वो एक तरह का क्या होता है, लिविंग सेल होता है। अब ये बात हमें मालूम चली कि ये जो है ना पूरा जो सेल है वो सेलुला से बना है, इसका जो कंपैरिजन किया है ये होता है। एक हमने ये देखा कि जो सेल है उसको डिस्कवर किया गया, स्टार्टिंग में जो सेल डिस्कवर की है वो कैसी है, डेड सेल है, उसकी डिस्कवरी कब हुई है, 1665 में। दूसरा, अब एक ऐसी सेल का हमने डिस्कवरी कर ली है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। और वो किसमें पहले जो डिस्कवर किया गया था वो किसमें खोजा गया था, बैक्टीरिया को खोजा गया था। और किसमें खोजा गया था, पॉन्ड वाटर के अंदर। अब एक थ्योरी आती है, इसको देखो आप एक स्टोरी की तरह याद रखना, डिस्कवरी चल रही है, अब इसके बाद में ना एक थ्योरी आती है, और उस थ्योरी के अंदर हम लोग देखते हैं अलग तरीके से कि सबसे पहले हम बात करें एक छोटे सी बात, मतलब एक मैं आपको एक सीक्वेंस लिखा देता हूं जो आपको आता भी होगा। सेल जो होती है वो दो हमारे पास, वन एंड मोर देन वन सेल आर हमारे पास कंबाइंड टुगेदर एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू। दो हमारे पास, टू एंड मोर देन टू सेल, दो या दो से अधिक जो सेल होती है वो मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू का। टिश्यू से क्या बनेगा बताओ, ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट क्या बन जाएगी हमारे पास, बॉडी। और इससे एक ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है हमारे पास, फॉर्मेशन हो जाता है। पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो इस हमारे, इसीलिए कहते हैं हम लोग, जो हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी या बॉडी की सबसे जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो कौन होती है, सेल। वो कौन होती है, सेल। इससे सबसे, उससे मिलकर के कौन बना है, टिश्यू। टिश्यू से आगे कौन बना है, ऑर्गन। पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम का मतलब ये होता है जैसे हमारा यूरोलॉजी है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये सब मिलकर के एक पूरे जो है ना पूरे कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। या उसको हम क्या कह सकते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का क्या हो चुका है, यहां पर डेवलपमेंट हो चुका है। तो इस बेसिस पर हमने कहा है कि जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है हमारे पास, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, या हम लोग इसका एक क्वेश्चन और यहां पर देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। इन दोनों का जो आंसर लग रहा है वो हमारे पास क्या लग रहा है, सेल ही लग रहा है। दोनों का आंसर क्या लगेगा, सेल लगेगा। एक जैसे ना एक और कहा जाता है कि जैसे हमारे ब्रेन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। ऐसे ही सेल के बारे में स्टडी कराने वाली जो ब्रांच है वो क्या होती है, साइटोलॉजी। क्या होती है, साइटोलॉजी। इसमें हम लोग लिख सकते हैं स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट, ठीक है, स्टडी अबाउट सेल द, या फिर हम लोग इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखें, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which is study about cell is called, क्या कहलाएगा, इसे नाम देंगे हम लोग साइटोलॉजी। क्या नाम देंगे इसको, साइटोलॉजी। इसको बोलेंगे साइटोलॉजी के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं कि भाई स्मॉलेस्ट यूनिट ये कौन सा चीज किससे मिलकर के बन रहा है। तो इसको करो एक बार नोट, फिर हम लोग पढ़ते हैं इसके टाइप्स को लेकर के,
ठीक है, ये चीजें लिख लो एक बार। आप बायोलॉजी से हो क्या? तो ये चीजें आपके लिए तभी नॉर्मल लग रही है ना? बहुत इजी है। आप बायोलॉजी से हो? ये 12th के अंदर और 11th के अंदर से, ये 11th के अंदर ये चैप्टर होता है सेल वाला। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हिंदी। तो तुम्हें मैं बोल के लिखा देता हूँ, लिख लो, कन्वर्ट कर लोगे ना? हो गया। आगे और है दो तीन, एक लाइन इनको लिखो, फिर एक सेल थ्योरी जो आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हो गया। देखो एक बात और समझाता हूँ आपको। जो बायोलॉजी होता है ना, बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो जनरल साइंस के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं ना, वो चार पांच टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक पार्ट हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी दिया गया है, ठीक है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग जैसे पढ़ते हैं, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है हमारा ब्लड। क्या होता है? ब्लड। जैसे फिजिक्स का क्या होता है? लाइट।
जो ऑप्टिक्स होती है ना, जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, वो मैक्सिमम हॉटस्पॉट हमारे पास सेंटर होता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है यूनिट डायमेंशन वाला, इलेक्ट्रिसिटी एंड मोशन। वैसा हमारे यहाँ पे चार जो यूनिट है हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होगा हमारे पास ब्लड, दूसरा होगा न्यूट्रिशन वाला जो बायोमोलिक्यूल्स करके होता है ना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये विटामिन वगैरह होते हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं। एक होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो हमारे पास है, जिसका ट्रीटमेंट होता है, कोजेज होते हैं, प्रिकॉशंस होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती है, टेस्टिंग होती है। जितना भी जैसे टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, सॉल्मोनेलाइटिस से, उसका टेस्टिंग क्या होता है, किससे हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, उससे कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड हो रहा है, वो चीजें एक ये टॉपिक हो गया। और एक हमारा सेल वाला टॉपिक होता है जहां से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैन हॉटस्पॉट जो सेंटर होता है ना एक तरह से, कि यहाँ पे से एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पढ़ेंगे हम सारे, लेकिन जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैक्स टू मैक्स चीजें यहीं से पूछी जाती है। एक बात आती है केमिस्ट्री वाले पोर्शन की। केमिस्ट्री में देखो, एक होता है एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन्स होते हैं, एक होता है एटम वाला चैप्टर जो स्टार्टिंग से हम उस एटम्स को ही पढ़ते हैं। एक हमारे एलोट्रोप्स हो गए, एक एटम्स हो गए। एक जो टॉपिक आता है वो हमारा एसिड बेस है, ठीक है, अम्ल क्षार लवण वाला टॉपिक होता है। एक आता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी के नाम से हम उसको जानते हैं। ये चीजें हैं जहां से मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी हमारे जनरल साइंस के सेगमेंट में रहती है। अब हम सबसे पहले बायोलॉजी का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, तो सेल के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया है। अब यहाँ सबसे पहले जो हमारा सेल है उसकी डिस्कवरी को लेके बात कर ली थी, और अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास सेल थ्योरी। क्या होगा, सेल थ्योरी को लेकर के डिस्कस करेंगे। आप सेल थ्योरी के बारे में जानते हो कि ये गिवन बाय, इट इज गिवन बाय टू साइंटिस्ट विच इज, एक तो है स्लाइडेन, एक का नाम क्या है, एक का नाम है स्लाइडेन और दूसरे का नाम क्या है मेरे पास, स्वान। दूसरे का नाम क्या है अपने पास, स्वान। देखो ये जूलॉजी वाले हैं और ये बॉटनी वाले हैं। और इसमें क्या कहा गया, आप ध्यान से सुनना। आप सेल की डिस्कवरी हो चुकी है, अब साइंटिस्ट ये कहने लगे कि ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट में इन्होंने देखा, ये बात है 1838 की, 1838 में। और इन्होंने जो है ना, ये कौन थे, बॉटनी वाले थे, ये कौन से थे, जूलॉजी वाले थे। तो इन्होंने प्लांट के अंदर 1838 ईस्वी में ये हमारे पास क्लियर कर दिया था कि जो एवरेज जो प्लांट होता है या हमारे पास ये सारी चीजें जो बनती हैं उसके अंदर सबसे जो छोटी चीज है वो हमारे पास क्या होती है, सेल। एवरी ऑर्गेनिज्म आर फॉर्मेशन या मेकिंग, हमारे पास इनका जो फॉर्मेशन या निर्माण हुआ है वो हमारे पास वन एंड मोर देन वन सेल के माध्यम से हुआ है। एवरी जो ऑर्गेनिज्म होता है या प्रत्येक जो हमारा सजीव होगा वो एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। लेकिन ये डिस्कवरी जो की गई है वो किसके द्वारा, प्लांट में की गई है वो किसके द्वारा, इसके द्वारा। और स्वान के द्वारा की गई, वो कब की गई, ये। इसलिए ना कभी ईयर आपसे पूछे तो ये ईयर है ना हमारे पास दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 1838 और 1839। बिकॉज इसने जो अपना स्टेटमेंट दिया था प्लांट को लेकर के 38 में कहा था, और इसने जो प्लांट के दिया हमारे पे दिया है वो कब का है, 1839 में। इसलिए इसको डेट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और इसका स्टेटमेंट क्या है, इसमें लिखते हैं तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। देखो यहां स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, एवरी ऑर्गेनिज्म या फिर हम लोग इसमें एक चीज लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ every living organism by one cell or more than वन सेल। मतलब एवरी जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो फॉर्मेशन होता है या तो एक सेल से होता है या मोर देन एक सेल से ज्यादा से होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केस है, मतलब कुछ अपवाद भी है यहाँ पे, यार ध्यान रखना मरो। यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ एक्सेप्शनल केस भी आते हैं हमारे पास। एक्सेप्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले जो एक्सेप्शनल होता है वो कौन होता है, वायरस। कौन होता है, वायरस। अब मुझे बताओगे द लिंक बिटवीन एनिमल लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल क्या होती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या हेलिमंथिस। सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी होती है वो कौन होती है, बैक्टीरिया।
एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप ध्यान से सुनो क्वेश्चन। द लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग सेल, द लिंक बिटवीन द लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको वायरस, ठीक है। आपको मैंने ऑप्शन कौन सा दे दिया, पहला पहला ऑप्शन दे दिया मैंने वायरस, दूसरा ऑप्शन दे दिया हमने बैक्टीरिया, और तीसरा जो ऑप्शन हमने ले लिया है उसका नाम है प्रोटोजुआ। क्या नाम है, प्रोटोजुआ। इसमें हमारे पास हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बैक्टीरिया, फोर्थ ये, और एक हो जाएगा हमारे पास बॉर्म। बॉर्म माने हमारे पास जितने भी हमारे हेलमंतीज हैं, यहाँ पे हेलमंतीज लिख लो, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, या फंजाई लिख लो। हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, ये हमारे पास है फंजाई, जो कवक होता है। वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, ये हो गया। अब बताओ कौन सा आंसर लगेगा इसमें, वायरस लगता है। इस वायरस के अंदर हम देखेंगे कि देखो ये वायरस, ना तो इसको लिविंग बोल सकते हैं, ना हम क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन लिविंग। लेकिन जब ये लिविंग सेल में इंटर करता है ना, तो इसके अंदर सबसे पहले ये बात आती है कि ये एक तरह से हमारे पास अपनी ग्रोथ करने लगता है, और अपना डीएनए को जो ग्रोथ है वो कराने लगेगा, और यहां से जाकर के इसकी नंबरिंग है वो बढ़ने लगती है। आप मुझे ये बताओगे कि यहां पर जो बात की जाती है वायरस की, तो वायरस को क्यों हमारे पास इसका एक्सेप्शनल कहा जाता है भाई, इसको एक्सेप्शन, हमने अपवाद कहा है इसको, क्योंकि ये किस रूल को फॉलो नहीं करता, इस रूल को फॉलो नहीं करता। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये कि जब ये एक तो ना पूर्ण रूप से डेवलप्ड सेल नहीं है, पहली बात तो पहले डेवलप्ड सेल नहीं है ये, और एक बात और है जो हमारे पास है कि ये केवल है ना जो लिविंग सेल है उससे बाहर रहने के बाद है ना ये नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। इसका जो डेवलपमेंट है ना और सेल की तरह नहीं होता, और जो सेल ऑर्गन सारे होने चाहिए वो अवेलेबल यहाँ पर नहीं होते, एक ये चीज है। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पर एक जो होता है, एक प्रियोन होता है। प्रियोन को मतलब समझते हो, इसी के ये एग्जांपल है। अगर क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं ना 12th के अंदर, 11 12th के अंदर, तो ये सारी चीजें आती हैं। प्रियोन में तुम देखोगे जस्ट एक, जैसे हमारे पास प्रोटीन की कवरिंग होती है, तो इसमें सिर्फ क्या होता है, प्रियोन को हम लोग बोल सकते हैं एक, सिर्फ हमारे पास क्या होता है, ये एक प्रोटीन मिलती है। हम लोग कहते हैं ये डीएनए हो सकता है या आरएनए, सिर्फ इसको बोलते हैं प्रियोन। और जो ये कवरिंग होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग वायरोन। क्या बोलते हैं, वायरोन या वाइनोइड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसके दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सेप्शनल केस आते हैं, और एक जो आप सभी ने पढ़ रखा है उसको हम बोल सकते हैं आरबीसी। ये भी इसी का एक एक्सेप्शन केस पाया जाता है, जिसको रेड ब्लड कॉर्पिकल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको दो याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन केस है, वो कौन सा है, वायरस, ठीक है। इसके बारे में मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज द लिंक बिटवीन, it is the link between living and non-living cell, ठीक है। इट इज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल। तो ये जो सेल थियरी होती है वो हमें इस चीज के बारे में बताती है कि भाई एक जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो एक से हो सकता है या एक से ज्यादा से हो सकता है। क्या कोई एग्जांपल तुम्हारी नजर में है जो हमारे पास ओनली फॉर एक सेल से बना है, अमीबा, बिल्कुल। और मोर देन वन सेल से बना है, उसके बहुत सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपन है, एक जो सेल होती है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे स्पर्म और ओवम एक दूसरे में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो पहली जो सेल बनती है वो कौन सी होती है, जाइगोट। कौन सी होती है, जाइगोट। इस जाइगोट जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें नंबर ऑफ सेल कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कॉपी कर लो आप। कर लिया, देखो अब आता है एक स्टेटमेंट जो रुडोल्फ विर्चो का होता है। रुडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा। अब तक हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म जो हो रहा है ना वो एक से भी हो, एक सेल से भी फॉर्मेशन में आ सकता है या एक से ज्यादा से। लेकिन समस्या ये है कि जो सेल आ रही है ना वो कहाँ से आ रही है, हमारे पास एक सेल तो है, वो बात समझ में आ गई, लेकिन एक सेल के बाद में जो ज्यादा सेलों का फॉर्मेशन आया है वो कहाँ से आया है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है। एक स्टेटमेंट है ओमिनस, क्या नाम है, ओमिनस सेलुला, सेलुला ई सेलुला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला।
ये स्टेटमेंट के नाम से डायरेक्ट पूछा जाता है और इसे हम लोग देखेंगे। और इसमें जो दिया गया ना, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, इसके बारे में हम बात करें यहाँ पर। इट इज गिवन बाई, इट इज गिवन बाई रुडोल्फ, इट इज गिवन बाई रुडोल्फ बिर्चो। किसके द्वारा किया गया है, रुडोल्फ बिर्चो के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। और इस स्टेटमेंट की बात करेंगे तो देखो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर सेल, जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है या नई जो कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से उपस्थित या प्रेजेंट कोशिकाओं से ही चीजों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो सेल डिवीजन के लिए हम देखते हैं कि जब अगर माइटोसिस होता है तो उस केस में क्या देखते हैं, एक सेल से कितनी सेल का फॉर्मेशन होता है, दो का। एक सेल से कितनी बनती है, दो। लेकिन इन द केस ऑफ मियोसिस में क्या होता है, एक बार में हमारे पास उसकी स्टेज भी कितनी होती है, दो होती है, फर्स्ट एंड सेकंड होता है। तो कितनी फॉर्मेशन में आती है, चार। तो ये जो नई जो ऑफस्प्रिंग्स बनी है वो कहां से बनी है, पेरेंट सेल से। और ये पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनी है, तो इन डॉटर सेल का जो फॉर्मेशन हुआ है प्री एग्जिस्टिंग जो सेल होती है उन्हीं से हुआ है। ठीक है, पहले से जो सेल अवेलेबल है ना, उन्हीं से नई सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसने एक ही बात बोली है कि नई कोशिकाओं का या नई सेल का निर्माण पहले से या पूर्ववर्ती कोशिकाएं जो हमारे बॉडी में होती हैं उन्हीं से ही इनका निर्माण होता है। अब तक हमने ये देखा एक सेल हो सकती है या एक से क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो नई सेल बनेगी वो पहले से ही ऐसा होना चाहिए। देखो एक चैप्टर और पढ़ते हैं हम, जो हम लोग बात करते हैं एवोल्यूशन को लेकर के, अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं अलग अलग साइंटिस्ट के, कि इस अर्थ पर जो हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है। कोई तो इस बात को कहता है कि जैविक पदार्थों से हुई है, ठीक है, कोई कहता है हमारे पास कि ये जो बने वो हमारे पास डस्ट या सड़ी गली हुई चीजों से बने। लेकिन एक जो सिद्धांत आता है हमारे पास केमिकल इवोल्यूशन वाला आता है, तो उसमें चीजें हम देखते हैं कि राइट, हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो जो केमिकल्स के ना उनके रिएक्शन कराने से हुआ है, धीरे धीरे करके चीजें बनने लगी और हमारे पास बाद में एक छोटे से प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन होने लगा और ये चीजें बनी। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर चीजों को देखा जाए तो उसमें देखे, देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, formation of new cell from pre-existing cells are present in body, आर प्रेजेंट इन बॉडी। तो ये स्टेटमेंट इसको लेकर के बात कर रहा है कि हमारे पास जो सेल का फॉर्मेशन हुआ है न्यू सेल का, वो पहले से हमारे सेल जो बॉडी में सेल प्रेजेंट है तो उन्हीं से इनका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन होता है ना सेल की, कुछ स्टैटिक थ्योरी होती है, तो वो होती है ये वाली। अब सेल को जो हमारे पास यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो एक तो ओरिजिन के आधार पर करते हैं। सेल को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, दो। कौन सी सेल होती है, कौन कौन सी सेल होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक कौन सी होती है, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखो आप। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक है टाइप्स ऑफ सेल। अब ये हमारे पास चीजें आगे बढ़ने लगी। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल में ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, ठीक है, इनके उत्पत्ति के आधार पर, इनके फॉर्मेशन के आधार पर इन चीजों को देखेंगे। तो इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास है फर्स्ट टाइप होती है वो कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड जो सेल होती है वो कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। देखो प्रो माने पहले,
प्रो माने क्या होगा, पहले, जो सबसे पहले बनी है वो कौन सी है, प्रोक्रेटिक। और जो बाद में बनी है, यू माने मॉडर्न, मतलब बहुत बाद में बनी है, तो वो कौन सी होगी, यूकैरियोटिक होगी। लेकिन इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये जो सेल है ना हमारे पास वेल डेवलप्ड होती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारे हमारे पास मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोक्रेटिक सेल के अंदर जो हमारे पास एक जो ऑर्गन होता है ना, राइबोसोम, वो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जो हमारे पास ऑर्गन होंगे मेम्ब्रेन वाले, जिनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन मिलती है, वो बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वहाँ सारे हमारे पास क्या होते हैं, ऑल दी सेल ऑर्गन आर हमारे पास प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल विच इज कंटेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पर कोई माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर नहीं मिलती, क्लोरोप्लास्ट यहाँ नहीं मिलता, न्यूक्लियस यहाँ नहीं मिलता। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर नहीं मिलती, केवल हमारे पास इसमें राइबोसोम मिलेगा आपको। ठीक है, डीएनए जो मिलता है वो कैसा मिलता है, सर्कुलर फॉर्मेट में मिलता है। तो इस प्रोक्रेटिक सेल को हम लोग देखें, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे यहाँ पर। तो ये वेल डेवलप्ड नहीं होती, नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, नॉट वेल डेवलप्ड। इसका सबसे बढ़िया जो हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पर है बैक्टीरिया। कौन है दोस्तों, बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया के बारे में यहाँ सबसे ज्यादा पहले पूछते हैं, तो बैक्टीरिया के बारे में ऐसे एग्जांपल तो इसके बहुत हैं। एक हमारे पास हम देखेंगे, एक है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है उसका, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसी का नाम क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया भी इसी को बोलेंगे। एक क्लेमाइडिया हमारे पास होता है, क्लेमाइडिया मोनास भी उसी कैटेगरी के अंदर आएगा, लेकिन दो एग्जांपल आप याद कर लेना, इनमें से कोई ना कोई सा हमारे पास आ जाता है। एक बैक्टीरिया है, एक ब्लू ग्रीन एलिया, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। बाकी का देखो, इसका डायग्राम वगैरह मैं आपको कल बनाऊंगा, पूरा की पूरा डायग्राम यहाँ पर इसका बैक्टीरिया का कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, आप देखोगे इसके अंदर बैक्टीरिया का डायग्राम यहाँ कंप्लीट इस तरीके से बना के, इसमें कुछ सीलिया फिजेला वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसे करके, और ये हमारे पास यहाँ पर फिजेला होता है। यहाँ एक जो मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके की यहाँ पर मिलेगी। इसके अंदर हमारे पास ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, एक इसके अंदर क्या होगी, सेल वॉल होती है। और हमारे पास एक मीजो हमारे पास, ठीक है, एक मेम्ब्रेन यहाँ होती है, और उसके बीच में यहाँ सर्कुलर हमारे पास डीएनए होता है, और छोटा सा क्या होता है, राइबोसोम। ठीक है, ये मैं डायग्राम आपको कल बनवाऊंगा, क्योंकि अब आगे ना क्लास है, तो इस चक्कर में ये प्रोक्रेटिक जो सेल है उसको थोड़ा सा हम इतना इंट्रोडक्शन कर पाएंगे, बाकी का डिस्कस कल करेंगे। ठीक है।